आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ कॉमन कोर्स 4 का, इंग्लिश का सेमेस्टर 2 का, यूजी का कॉमन कोर्स 4 जो हमारे सिलेबस में है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके पहले हमने एक वीडियो कवर कर लिया है सेक्शन 1 का, ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 में हमने रिमेडियल ग्रामर, जिसमें था आपका एरर करेक्शन, वो हमने कर लिया है ना। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल बाय रूमी अयाज सर्च करके देख सकते हैं। उससे मैंने एक और वीडियो बनाया है क्वेश्चन का, तो आप सारे क्वेश्चन का अटेंड करिए। और एक क्वेश्चन मैंने दिया होमवर्क के लिए, उसको बना के भी बताइएगा मुझे आपसे बना या नहीं। तो ये जो है ये वीडियो है आपका सेक्शन 2 का। कौन सा वीडियो है आपका? ये सेक्शन 2 का वीडियो है आपका, ठीक है ना। और इसमें आपके तीन चीज़ है। वो क्या है? पहला प्रिसाइज राइटिंग है, ठीक है ना। दूसरा जो आपका है ये नोट मेकिंग है, और तीसरा आपका पैराग्राफ राइटिंग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रिसाइज राइटिंग को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रिसाइज राइटिंग। एकदम आसान से समझना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो देखिए हेडिंग है प्रिसाइज राइटिंग। तो इसका मतलब पहले समझिए कि प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता क्या है। तो प्रिसाइज का मतलब, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है ना। संक्षिप्त और राइटिंग का मतलब लेखन। तो संक्षिप्त लेखन, संक्षिप्त का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, संक्षिप्त का मतलब छोटा, है ना। या फिर आप सटीक भी बोल सकते हैं इसको, सटीक लेखन। तो मतलब कि पहले हम लोग समझते हैं क्या है। यहाँ पे पढ़ के मैं पहले आपको बता दूँगी क्या है ये। ए प्रिसाइज इज अ समरी। प्रिसाइज क्या है? एक समरी है। एंड प्रिसाइज राइटिंग मीन्स समराइजिंग। प्रिसाइज का मतलब होता है समरी, और प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है समराइजिंग करना, छोटा करना, उसको आसान शब्दों में बताना। प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब जानते हो ना, कंप्रेस का मतलब दबाना होता है। तो बस वही ये एक्सरसाइज है कंप्रेशन का, मतलब कि इसको दबाने का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए प्रिसाइज द गिस्ट और मेन थीम ऑफ ए पैसेज एक्सप्रेस इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। ये प्रिसाइज आपको होता क्या है ना, कि एक पैसेज आपको दिया रहता है, उसको आपको फ्यू वर्ड में एक्सप्रेस करना है। फ्यू वर्ड में फ्यू मतलब कि कुछ कम मात्रा के वर्ड में, छोटे से वर्ड में आपको इसको जो है एक्सप्रेस करना है खुद से। इट शुड बी ल्यूसिड, सक्सेंट एंड फुल। कहाँ चला गया? तो ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? ल्यूसिड का मतलब होता है कि सरल भाषा में, और सक्सेंट का मतलब वही छोटा। ये सरल भाषा में होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ताकि जो भी इसे पढ़े, ताकि इंक्लूडिंग ऑल इसेंशियल पॉइंट, जितने भी आपके जो इसेंशियल पॉइंट है वो आप इसेंशियल मतलब कि ज़रूरी। जैसे कि आपको क्या होगा ना, वहाँ पे आपको क्या करेगा कि आपको एक पैसेज दे देगा छोटा सा, ठीक है ना। 100 या फिर 80 वर्ड्स में आपको एक पैसेज दे देगा, ठीक है। उसको क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पढ़ के उसको आपको खुद से एक समरी बनाना होगा कम शब्दों में, ठीक है ना। इसी को पढ़ के आपको खुद से एक स्टोरी बनाना होगा इसी से रिलेटेड कम शब्दों में। ये अगर 100 वर्ड का है तो आपको इसके 1/3 वर्ड में, तो 100 का 1/3 कितना हो जाएगा? 33 पॉइंट कुछ। तो मान सकते हैं आपके 30 से 40 शब्दों में आपको इसको लिखना है। 30 शब्द आप मान के चलिए कि 30 शब्द में इसको आपको लिखना है। और छोटा लिखना है तो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको कवर करने होंगे। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा, और एकदम सरल भाषा में, और एकदम इतना आसान होना चाहिए इसेंशियल पॉइंट्स, सो दैट एनीवन, ताकि कोई भी ऑन रीडिंग, पढ़ने पर, इट मे बी एबल टू ग्रैस्प, ताकि कोई भी पढ़ने पर पकड़ सके। ग्रैस्प मतलब पकड़ सके द मेन पॉइंट्स एंड जनरल इफेक्ट ऑफ द पैसेज समराइज्ड, ताकि जो भी पढ़े ना आपका शॉर्ट स्टोरी, तो अगर वो पढ़ रहा है शॉर्ट स्टोरी तो उसको पूरा कहानी समझ में आ जाए, है कि नहीं, ताकि वो सारे पॉइंट्स को पकड़ सके और समझ में आ जाए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। अगर आप अच्छा से लिखते हैं तो वो जो है ना, अगर आप 30 वर्ड में ही लिखेंगे ना, तो उसको पढ़ने से उसको 100 वर्ड वाला समझ में आ जाएगा, जो 100 वर्ड वाला आपको ऊपर में दिया होगा, है ना। अगर आप इसी को छोटा करके 30 वर्ड में लिखते हैं तो इसको पढ़ने पर, अगर आप अच्छा से लिखते हैं तो इसको पढ़ने पर उस आदमी को 100 शब्द वाला समझ में आ जाएगा कि क्या था एक्चुअल कहानी, है ना। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिसाइज राइटिंग मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद पैराफ्रेजिंग। प्रिसाइज राइटिंग कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब वही हुआ पैराग्राफ।
A paraphrase should reproduce not only the substance of passage but also its details. पैराफ्राइजिंग का मतलब वही लिखना, तो पैराफ्राइजिंग का मतलब सिर्फ वही चीज़ लिखना नहीं है बल्कि सारे डिटेल्स को लिखना है. इट विल देयरफॉर बी एटलीस्ट एज लॉन्ग एज एंड प्रोबेबली लॉन्गर देन द ओरिजिनल. मतलब कि जो ओरिजिनल वाला है उससे छोटा ही होना चाहिए. बट ए प्रिसाइज मस्ट ऑलवेज बी मच शॉर्टर देन द ओरिजिनल. वही बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रिसाइज राइटिंग मस्ट ऑलवेज, मतलब ये ज़रूरी है कि शॉर्टर रहे ओरिजिनल से. ओरिजिनल वाला जो आपको दिया उससे शॉर्टर रहे. For it is meant to express only the main theme shown to all unimportant details. तो आप जो unimportant details है ना उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं. आपको मेन थीम वगैरह लिखना है और अच्छे से लिखना है शॉर्ट करके, ताकि कोई भी आपका कहानी पढ़ के समझ सके कि एक्चुअल कहानी क्या था. And that as tersely as possible, as the styles of writer differ, some being concise and some diffuse. बहुत से राइटर का जो है लिखने का स्टाइल डिफरेंस होता है. किसी किसी का कंसाइज मतलब छोटा होता है, किसी किसी का जो है कंफ्यूजिंग होता है. नो रिजिड रूल कैन बी लेड डाउन फॉर द लेंथ ऑफ प्रिसाइज बट सो मच. इसके लिए कोई रूल नहीं कि कितना साइज होना चाहिए, लेकिन जितना अगर आप कहें सो मच मे बी सेड, लेकिन जितना भी कहा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि शुड नॉट कंटेन मोर देन अ थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल पैसेज. तो और मतलब कि 1/3 से ज़्यादा आपका जो है अगर 100 है, अगर आपका 100 है तो 100 का 1/3 अगर 33 आता है तो 33 से ज़्यादा आपका जो है कंसिस्ट नहीं करना चाहिए. ये बता रहा है 33 वर्ड आपका होना चाहिए बस. तो समझ में आ गया प्रिसाइज राइटिंग क्या है. प्रिसाइज राइटिंग आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जाम में पेसेज दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना है, खुद से अच्छे से समझना है, अंडरलाइन कर देना जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और खुद से आपको जो है बनाना है. बनाने में क्या 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 आपको करना है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी. लेकिन प्रिसाइज राइटिंग का मतलब आप बस वही समझिए कि स्टोरी को शॉर्ट करके खुद से लिखना है, ठीक है ना. अब आगे देखिए, ये मेथड ऑफ प्रोसीजर है, मतलब कि कैसे हम लोग बनाएंगे अपना मेथड ऑफ प्रोसीजर. So you must make up your mind from the beginning that precise writing means intensive brain work. There is no easy shortcut to summarizing a passage. To tear the heart out of a passage means concentrated thought, and you must be prepared for close attention and hard thinking. तो इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता या फिर कोई फार्मूला नहीं होता, ये आपको खुद से ही ब्रेन से करना होता है. अगर आप समझिए कि इसके लिए प्रिपेयर करके जाओगे अगर आप, तो क्या आप क्या कर सकते हो, क्या आप 3-4 पैसेज को याद कर सकते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते हो आप. वहाँ पे आपको पता नहीं कौन सा दे देगा. तो ये आपका खुद से आपके लिए आपको जो मेंटली आपको जो है वहाँ पे प्रिपेयर रहना होगा कि कैसे मुझे बताना है. तो ये होगा कैसे, तो मैं बताऊंगी ये कैसे होगा कि आपको 3-4 पैसेज को है ना लिखना है और खुद से उसको समराइज करना है. चाहे गलत हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती आपको सुधारा जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से लिखें, चाहे गलत हो चाहे सही हो कुछ भी हो, लेकिन आप खुद से लिखोगे तो वहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है. वहाँ पे फिर आप जो गलती यहाँ कर रहे हो वहाँ नहीं करोगे. तो यही एक ट्रिक है बस, और कुछ नहीं है. तो पहला पॉइंट जो बता रहा है मेथड में वो है रीडिंग, कि फर्स्ट रीड द पैसेज थ्रू केयरफुली. ध्यान से पढ़ना है वहाँ पे कौन सा बात है. अगर वहाँ पे कुछ अगर एज वगैरह ही लिखा हुआ है, फिर डेट वगैरह ही लिखा हुआ है, तो अगर आप खुद से बना रहे हो समरी तो हो सके आप गलती डेट लिख दो. अगर वहाँ 13 है तो कहीं आप यहाँ 14 लिख दो. तो ये सब ध्यान से पढ़ना है, बट नॉट टू स्लो, लेकिन ज़्यादा धीरे नहीं करना है आपको. टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ इट्स मीनिंग. इफ़ वन रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट टू गिव यू दिस क्लियरली, रीड इट ओवर अगेन. अगर एक बार पढ़ने से आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा तो इसको अगेन पढ़िए एंड अगेन पढ़िए, बार पढ़िए. द मोर यू रीड इट, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे द मोर फेमिलियर विल इट बिकम टू यू. जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये आपसे फेमिलियर होगा, आपसे ज़्यादा फ्रैंक हो जाएगा, आपसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, उतना ज़्यादा ही आपको ये समझ में आएगा. यू द क्लियर विल बी इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट आई एम रीडिंग. हाँ ठीक है, ये एक अच्छा ट्रिक है आपको बनाने का, कि पढ़ने के बाद आप समझिए कि इट्स सब्जेक्ट, आप पहचानें कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, ये किस बारे में है. व्हाट इज सेड अबाउट दैट सब्जेक्ट. फिर अपने आप से पूछिए कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है. फिर अपने आप को सही जवाब दीजिए, अपने आप से पूछना है. फिर आप पूछिए कि व्हाट इज इट आई एम रीडिंग. फिर अपने आप से ही पूछिए कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, और खुद से जवाब दीजिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ. तो आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये है क्या. फिर व्हाट डज द ऑथर मीन. फिर यहाँ पे आपको देखना है कि वो जो लिखा हुआ है उसका क्या कहने का मतलब है. जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ कहानी लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो उसका कहने का मतलब क्या है, इसको जो जिसने लिखा है
तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो मैंने इसको लिखा है, तो मेरे कहने का मतलब यही है ना कि आपको मैं बताऊं कि क्या रूल है इसका, क्या रेगुलेशन है। तो वही है कि वहाँ पे आपसे आपको खुद से पूछना है कि व्हाट डज द ऑथर मीन, मतलब कि जिसने लिखा है उसका क्या कहने का मतलब है। तो आपको समझना चाहिए क्या कहने का मतलब है, तो आप उसको लिख सकते हैं। व्हाट इज हिज सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या था, किस बारे में वो बता रहा है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको प्रिसाइज राइटिंग के बारे में बता रही हूँ। व्हाट इज ही सेइंग अबाउट इट, और इसके बारे में वो क्या कह रहा है, तो मैं इसके बारे में क्या कर रही हूँ आपको कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से उसको समझिए, है ना। तो यही सब। कैन आई पुट इट ए 10 वर्ड फ्यू वर्ड्स द पीथ ऑफ व्हाट ही सेज, क्या मैं इसको जो है कुछ वर्ड में लिख सकता हूँ जिस जो उसने कहा है। तो वही सब आपको करना है, ठीक है। इसका जो सेकंड पॉइंट है ये देखिए, उजवली यू आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई ए टाइटल फॉर योर प्रिसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी को पढ़ने के बाद आपको खुद से एक टाइटल देना होगा, समझ रहे हो ना टाइटल, जैसे कि किसी भी स्टोरी का एक टाइटल होता है। अगर मैं अभी यही आपको बता रही हूँ, अगर ये स्टोरी के जैसे अगर समझे आप, अगर मैं अभी आपको यही बता रही हूँ, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, प्रिसाइज राइटिंग। आपने ऊपर में देखा था कि वहाँ दिया हुआ है, लेकिन जो आपको पैसेज देगा ना वहाँ भी आपको जो है टाइटल नहीं देगा। तो आप जब समरी बनाइएगा अपना, तो आपको टाइटल देना होगा, तो वो आपको कहानी से पता चल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो ठीक है। तो देखिए क्या कहता है इसके बारे में, दिस इज अ गुड स्टेज एट विच टू डू दिस, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो आप एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो देखेगा कि आपने टाइटल दे दिया है, मतलब कि कहानी को पढ़ के आपने समझा कि इस बारे में था, तो आपने टाइटल दे दिया है। तो 8 नंबर में आपको 2 नंबर वही मिल जाएगा। थिंक ऑफ सम वर्ड फ्रेज और शॉर्ट सेंटेंस दैट विल सम अप द ब्रीफली द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, और कुछ ऐसे से वर्ड समझ सोचिए आप अपने मन में, ताकि जो बहुत सारे वर्ड को एक वर्ड में कंसिस्ट कर सके, है ना। जैसे कि 3-4 अगर वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसको एक ऐसा वर्ड जो उस पूरे सेंटेंस को कवर कर सके, और एक ऐसा वर्ड जो जिसका मतलब पूरे सेंटेंस के मतलब के बराबर हो, है ना। तो इस तरह से आपको ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है आपके प्रिसाइज को, और शॉर्ट बनाता है, ठीक है। Sometimes this is supplied by what we may call a key sentence. This key sentence may be found at the beginning or at the end of passage. और ऐसा की सेंटेंस लिखने से आप जो है अपने कहानी के अंत में या फिर कहानी के शुरू में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा लिखने में आपके लिए। अब अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या है, जो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कीप्ट इन माइंड, कैप्ट इन माइंड, ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स इसको जरूर से अपने माइंड में रखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द प्रिसाइज शुड बी ऑल इन योर ऑन वर्ड्स, इसको अपने शब्दों में लिखना है, ना कि जो समझ दिया है उसे उतार दे, इसको अपने शब्दों में लिखना है। इट मस्ट नॉट बी ए पैच वर्क मेड अप ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस क्वार्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल वाले से ये मैच नहीं करना चाहिए, सिंपल बात यही है। द प्रिसाइज मस्ट बी ए कनेक्टेड होल, it may be divided into sections or paragraphs according to changes in subject matter, but these must not appear as separate notes but must be joined together in such a way as to read क्या था यहाँ पे continuously, मतलब कि आपको जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने हैं यहाँ पे और इसमें जो है वहाँ जो ओरिजिनल वाला है उससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और ये आप सेक्शन में इसको बांट सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है, द प्रिसाइज मस्ट बी कंप्लीट एंड सेल्फ कंटेंट, ऐसा नहीं हो कि आप अधूरा ही आप करके आओ, मतलब कि अगर यहाँ पे 100 वर्ड्स का था तो आपने 50 वर्ड्स तक ही पढ़ा, 50 वर्ड्स तक ही आपने समरी किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको पूरा स्टोरी को कवर करना है। सेल्फ कंटेंट ये खुद से बनाना चाहिए, that it must convey its message fully and clearly without requiring any difference to the original to complete its meaning, वही बात है। It is only the gist, main purport or general meaning of the passage which you have to express. आपको मेन पर्पस यही होना चाहिए कि आपने जो लिखा है, आपने जो ये किया है वो आपका जो है ओरिजिनल से मिलना चाहिए। आप खुद से एक बार पढ़ के देख लेना कि क्या दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, जो उसने दिया है, जो एग्जामिनेशन कॉपी में आया है और जो आपने लिखा है, क्या दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, बस यहीं पे या यहाँ पे ही बता रहा है। और प्रिसाइज ऑफ कलेक्चुअल एक्सप्रेशन circumlocutions circumlocutions periphrasis or rhetorical flourishes, all redundancies of expression must be rigorously pruned. If faithful reproduction of the main theme is the first essential of a summary, conciseness is the second, ठीक है।
पहले आपको जो है पहला पर्पस जो होना चाहिए वो आपको होना चाहिए कि द मेन थीम इन द फर्स्ट एसेंशियल। पहले आपको क्या होना चाहिए कि आप जो है पहले आप जो है क्या करिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप पहले नोट करिए, मेन थीम को वो नोट करिए पहले, ठीक है। फिर जो है आप कंसाइज करिएगा, कंसाइज मतलब कि छोटा करिएगा बाद में। पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंटेन करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रिसाइज मस्ट बी इन सिंपल, डायरेक्ट, ग्रामेटिकल एंड आइडियोमेटिक इंग्लिश। सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट ग्रामेटिकल मतलब उतना ज़्यादा हार्ड वर्ड भी आपको नहीं देना है, और आइडियोमेटिक इंग्लिश मतलब कि एक अच्छा इंग्लिश होना चाहिए आपका, ठीक है। यही सब चीज़ जो आपको नोट करना है। अभी आपको नोट्स में आपके ना, अगर आप नोट्स बना रहे हो इंग्लिश का तो ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऊपर वाला अगर आपको उतारना ही है ना तो बस आप ये उतार लो शॉर्ट में करके, खुद से शॉर्ट में करके ये उतार लो, ठीक है, ताकि आप इसको समझ सको बार बार से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अब आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको आपको समरी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपी अंडर द हेडिंग यू हैव सिलेक्टेड। ये आपको एक स्टोरी दिया हुआ है, इसको आपको समरी करना है, इसको आपको प्रिसाइज करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू with its knowledge. Science, as we have seen, has given us powers fit up for the good, yet we use them like a small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. इसका मतलब आपको समझते जाना है। Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon the machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and must be kept at the right temperature, and if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule as altogether just as we rule the machines animals, just as we rule the animals. तो ये जो पूरा कहानी है साइंस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि मशीन जो है कैसे जो है आदमी को अपना गुलाम बना लिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि it does not know what to do with its knowledge. One great defect of our civilization is that it does not know what to do with its knowledge. मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए, हमारी नागरिकता के लिए जो सबसे ज़्यादा हानिकारक बात है वो ये है कि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग अपने नॉलेज को कैसे यूज़ करें। जैसे कि साइंस है, एज वी हैव सीन हैज़ गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गुड्स। जैसे कि हमें देखा है कि साइंस ने हमें बहुत सारा पावर दे दिया है और सामान भी दे दिया है, येट वी यूज़ देम लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन। हमें इतने सारे साइंस ने मशीन्स दे दिए हैं, इतने सारे मशीन्स को इन्वेंट कर दिए ताकि हम उसको है ना ऐसे यूज़ करते जैसे कि वो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, उस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स। हम जानते ही नहीं कि हमें अपने मशीन को कैसे यूज़ करना चाहिए। मशीन्स वी आर मेड टू बी मेन सर्वेंट। मशीन जो है सो आदमी के एक तरह से, मशीन वी आर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट, मैन्स सर्वेंट्स। तो मशीन जो है एक तरह से आदमी का नौकर ही हो गया। येट ही हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। और वो जो है एकदम एंड येट ही हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम। और आदमी लोग जो है अब मशीन पे ही डिपेंड हो गया एकदम। अगर मसाला पीसना है तो तुरंत से मिक्सर मशीन चलाओ, अगर कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन चलाओ। तो हम लोग पूरी तरह से उस पर ही डिपेंड हो गया और हमने अपने आप को उसका मास्टर समझ रहे हैं। ऑलरेडी मोस्ट मेन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन। बहुत सारे जो लोग अभी तक मशीन के कारखाने में काम कर रहे हैं और मशीन से ही घिरे हुए हैं। तो वहाँ पे मशीन आर वेरी स्टर्न मास्टर्स, दे मस्ट बी फेड विथ कोल। उन्हें जो है हमेशा एक डाइट देना चाहिए। मशीन लोगों का भी एक डाइट है, उन्हें पेट्रोल मिलना चाहिए पीने के लिए, ऑयल मिलना चाहिए धोने के लिए, और एक अच्छे टेम्परेचर पे उनको रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते उनके साथ तो
दे ग्रो सल्की एंड रेफ्यूज टू वर्क, और मना कर देते हैं काम के लिए, और जंग लग जाता है उसमें, और स्पीड यून एंड डिस्ट्रक्शन, और उसके जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाते हैं, वो टूट फूट जाते हैं। अगर आप उनको खाना नहीं देते, तेल नहीं देते, उनको डाइट नहीं देते अगर उनको, तो वो ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जो है उसको बहुत ही केयरफुली रखना पड़ेगा, एंड डू ऑल दैट वी कैन डू कीप देम इन ए गुड टेम्परेचर, हमें उसे अच्छी टेम्परेचर में रखना होगा। इट डिफिकल्ट आइदर टू वर्क और प्ले विदाउट द मशीन्स, and a time may come when they will rule as altogether just as we rule the animals, और फिर तब जाके हम उसको जो है काम कर सकते हैं उससे अच्छे से, जैसे कि हमें एनिमल से काम करवाते हैं। तो ये जो स्टोरी था ये मशीन के बारे में था और आदमी के बारे में था। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक नहीं दिया हुआ, ये ऐसे आपको एक्सरसाइज 1 के नाम से दे दिया हुआ है, तो आपको इसको समरी बनाना था। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने से वर्ड में इसको समराइज़ किया हुआ है, आप देख रहे हो कितने से वर्ड में हमने इसे समराइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो हमने हेडिंग दे दिया वो दे दिया मेन एंड मशीन्स। तो यहाँ पे देखिए कितने शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ आवर नॉलेज, हम जानते नहीं कि हमें नॉलेज के साथ क्या करना चाहिए। साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स, हमने जो है साइंस जो हमें एकदम अच्छा पावर दे दिया है कि हम तुरंत में मसाला पीस लेंगे, तुरंत में कपड़े धो लेंगे, सुखा लेंगे, विच वी डू नॉट यूज़ प्रॉपरली, जिसे हम ठीक से यूज़ नहीं करते हैं। वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन, हम मशीन को अपने चला नहीं सकते ठीक से, उसको जो है ठीक से खिलाना होगा और उसके अच्छे से ध्यान देना होगा, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और काउज डिस्ट्रक्शन, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू विदाउट मशीन। और अगर मशीन नहीं रहेगा तो हमारा काम जो है वो परेशानी हो जाएगा, काम करने में दिक्कतें होंगी, हमारा काम नहीं हो पाएगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे कितने शॉर्ट में हमने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि आवर मशीन शुड बी फेड, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मशीन शुड बी फेड प्रॉम्प्टली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली। तो वहाँ पे ऊपर में क्या था कि उसको अच्छे से कोल दो, पेट्रोल दो, ऑयल दो, तो उस सब को मिला के हमने यहाँ पे तुरंत लिख दिया कि मशीन को अच्छे से खाना देना होगा, मशीन को एकदम प्रॉपरली वे में उसको डाइट देना होगा। तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कोल, ड्रिंक, ऑयल, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें शॉर्ट बनाना है तो इसका मतलब वही निकल रहा जो इसका निकल रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप शॉर्ट करके लिख सकते हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसी तरह से आप 1-2 एग्जाम्पल और कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिसाइज राइटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको ये सब आपको उतना समझना नहीं है। आप मेथड ऑफ प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बताए हैं आप इसको बस नोट कर लीजिएगा, तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग कनेक्ट रहिए इसी तरह से और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।